दोस्तों, रूस और यूक्रेन में तकरीबन 2 साल से जंग हो रही है। 7 अक्टूबर के हमास के इसराइल पर हमले के बाद इसराइल का गजा पर हमला आज भी जारी है। इस जंग के दौरान यमन के हौथी बागियों ने रेड सी में इसराइल और अमेरिका के जहाज़ों को निशाना बनाया। अमेरिका और बरतानिया ने यमन पर कार्रवाई की। लेबनान की हिजबुल्लाह और इसराइली फौज भी हालते जंग में है। इस जंग की बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान ईरान ने इराक, शाम और पाकिस्तान में मिसाइल दे मारे। पाकिस्तान ने जवाब में ईरान में पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के मुबैना ठिकानों पर हमले किए। रूस और यूक्रेन के दरमियान 2 सालों से जारी जंग, मशरक़ वुस्ता में इसराइल और हमास की 3 माह से ज़ायद अरसे से जारी जंग, इसराइली सरहद पर लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह से इसराइली फ़ौज के तसादुम और अब यमन की अंसारुल्लाह तंजीम के इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों पर हमलों के बाद, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मिसाइलों के तबादले के बाद लोग एक आलमी जंग के खदशात का इजहार कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ खदशात हैं या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनसे हम खौफजदा हो रहे हैं, या वाकई दुनिया को किसी बड़ी जंग का सामना हो सकता है? नाज़रीन, 78 साल कबल 24 अक्टूबर 1945 को दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग की रोकथाम, बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को बरकरार रखने, मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार करने और बैनुल अक़वामी मसाइल के हल में ताउन जैसे मखसूस अहदाफ के साथ सरकारी तौर पर अपने काम का आगाज़ किया था। उन दिनों और एक ऐसे वक्त में जब दुनिया 2 तबाहकुन आलमी जंगों से गुजर चुकी थी, ऐसे अहम इदारे के क़याम का मकसद आलमी अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद जंगों को रोकना और बैनुल अक़वामी मसाइल को हल करना था। दूसरी जंग अजीम में फातिह ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर लिखा और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के मुहाफ़िज़ और बानियों के तौर पर 5 ममालिक के लिए अहम मसाइल पर वीटो का हक़ शामिल किया और उन्हें सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन नामज़द कर दिया गया। 24 अक्टूबर 1945 को 50 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर दस्तखत किए और इसके क़याम पर इत्तेफाक किया। गुज़श्ता 78 सालों के दौरान दुनिया ने बेशुमार जंगें देख लीं, लेकिन खुशकिस्मती से इनमें से कोई भी जंग तीसरी आलमी जंग में तब्दील नहीं हुई और अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ किरदार ज़रूर अदा किया। ताहम बहुत से मामलात में ये तनाज़ात को नहीं रोक सका या मुस्तकिल अमन हासिल नहीं कर सका। दोस्तों, इस सारी तमहीद का मकसद ये है कि आज के दौर में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को भी बगौर देखा जाए तो हमें इस इदारे की तश्कील और अब अफादियत का मकसद पूरा होता नज़र नहीं आता, और एक ऐसा इदारा जो तकरीबन 80 साल का हो गया मगर आज भी अपनी गैर जानिबदारी साबित नहीं कर सका और जिसका पुराना तरीक़ाकार आज की दुनिया की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता। सलामती कौंसिल के बाज़ अरकान को जो वीटो का हक़ हासिल है, ये अब बैनुल अक़वामी सलामती और अमन के लिए मुफीद नहीं रहा, क्योंकि वो अपने अपने ममालिक के कौमी मफादात की बुनियाद पर इस कौंसिल में वोट देते हैं। सच ये है कि ताकत का इस तरह का गलत इस्तेमाल दुनिया को बड़ी और नागुज़ीर जंगों की तरफ ले जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 193 दीगर अरकान सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन 5 ममालिक के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उसमें मुख्तलिफ ममालिक ने आपस में अलायंस बनाए थे और ये रीजनल अलायंस ऑल आउट वर्ल्ड वॉर में बदल गए। अब हम आज के हालात में देखते हैं कि इस वक्त कौन सा मुल्क किसका साथ दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन और रूस की जंग की। इस जंग में अमेरिका, बरतानिया और नेटो के कई ममालिक ने यूक्रेन की भरपूर हिमायत की है और कर रही है। एक ऐसी जंग जो सलामती कौंसिल में रूस की रुकनियत और उसके वीटो पावर की वजह से जाहिर है। रूस ने इसकी मजम्मत में या इस जंगबंदी की तमाम मुजव्वज़ा करारदादों को वीटो कर दिया। चूंकि अमेरिका ने सलामती कौंसिल का एक और मुस्तकिल रुकन होने की हैसियत से इस जंग में यूक्रेन का साथ दिया और इस मुल्क को हथियार और फौजी साजो सामान भेजे, इसलिए उनके पास इस बहरान के हल के लिए सालसी या गैर जानिबदारी का कोई इम्कान नहीं है।
लिहाजा यूक्रेन में जंग बदस्तूर जारी है और मगरिब और मशरिक के दरमियान इस टग ऑफ वॉर को अब भी इंसानी मुआशरे के लिए सबसे बड़ा खतरा समझा जाता है। एक ऐसा खतरा जो सुपर पावर्स को एटमी जंग में धकेल सकता है और कुर्राए अर्ज के निस्फ या उसके तमाम हिस्सों को तबाह कर सकता है। बेलारूस के सदर और पुतिन के इत्तेहादी अलेक्जेंडर लुकाशेंको का कहना है कि यूक्रेन और रूस एक तातुल पर पहुंच चुके हैं और उन्हें तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत करनी चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में उनका कहना है कि सलामती कौंसिल के अरकान की मखसूस समत की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा रूस यूक्रेन जंग को हल करने से माजरत कर रही है और कोई सालिस नहीं है, इसलिए मामले के फरीक मुज़ाकरात करें। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से गजा पर जारी हमलों में अब ये वाज़ेह हो चुका है कि अमेरिका और बरतानिया इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। आज जो चीज़ गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों के घर जला रही है और हमास के पास कैदियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रही है, वो अमन और आलमी सलामती को बरकरार रखने के लिए सालसी और फौरी कार्रवाई के लिए किसी मजबूत बैनुल-अक़वामी इदारे का फुक़दान है। दुनिया के 3 अहम और ताकतवर अरकान यानी अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया और मगरिब के दीगर बड़े ममालिक यानी जर्मनी और इटली ने भी इस तनाज़े में इसराइल का साथ दिया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने खुद को इस तनाज़े का फरीक बना लिया है और बहरान के हल और गैर जानिबदाराना सालसी का रास्ता बंद कर दिया है। जब बरतानवी वज़ीर आज़म इसराइली हुकूमत के साथ इजहार यकजहती के लिए उस मुल्क का सफ़र करता है तो ये इक़दाम अरब और मुस्लिम ममालिक पर वाज़ेह करता है कि बरतानिया जंग की हिमायत करता है। इस जंग में इसराइल का सीधा मुकाबला हमास से है और हमास की हामी हिजबुल्लाह भी उसके साथ खड़ी है। दोनों के बारे में कहा जाता है कि उनको ईरान की हिमायत हासिल है। यमन के हौसियों ने इस लड़ाई में वेस्टर्न पावर्स के लिए एक अहम तिजारती रूट रेड सी पर इसराइल, अमेरिका और बरतानिया के जहाज़ों को निशाना बनाया। हौसी बागियों को भी ईरान की हिमायत हासिल है। ईरान ने इराक और शाम के साथ साथ पाकिस्तान पर रॉकेट दागे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ईरानी सरजमीन के अंदर घुसकर हमला किया। यहाँ सऊदी अरब का जिक्र ज़रूरी है। सऊदी अरब ने गुज़श्ता चंद साल में ईरान से अपने रिश्ते को तो बेहतर किया, लेकिन वो हमेशा से अमेरिका का दोस्त और इत्तेहादी रहा है और पाकिस्तान से उसके बेहतरीन सिफारती रिश्ते हैं। अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात तो वैसे ही ख़राब हैं, इसी वजह से रूस ईरान की हिमायत करता है। इसके अलावा चाइना भी एक अहम वर्ल्ड पावर है, लेकिन हालिया दिनों में उसने कन्फ्रंटेशन के बजाय डिप्लोमेटिक हल की बात की है। लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है, इसकी वजह से लोग जेन्युइनली अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये रीजनल लड़ाइयाँ वर्ल्ड वॉर में बदल जाएंगी या ये अब समझा जाएगा कि दुनिया एक और जंग अब अफोर्ड नहीं कर सकती। ये हकीकत है कि जो जंगें चल रही हैं ये काफ़ी अलार्मिंग हैं, क्योंकि माजी में जो जंगें हुई हैं, ख़ास तौर पर दूसरी जंग अज़ीम या उससे पहले पहली जंग अज़ीम, और उनका आगाज़ इसी तरह से हुआ जब सी लाइन्स कम्युनिकेशन को हिट किया गया या ग्लोबल सप्लाई चेन्स, जहां पर बड़ी ताकतों के कमर्शियल इंटरेस्ट्स होते हैं, वो हिट किए गए। दोस्तों, दुनिया में जब जब जंगें हुई हैं तो उसकी जद में सिर्फ लड़ाई में शामिल मुल्क नहीं आए और जंग का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में एक अरसे तक रहता है। दुनिया अब फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर वाली नहीं है। वैसे भी महंगाई और रिसेशन हर तरफ है। यूरोप भी मुख्तलिफ महाज़ों पर बटा हुआ है। इनफैक्ट अमेरिका, रशिया, चाइना और मिडल ईस्ट की बड़ी ताकतें सभी को चैलेंजेस का सामना है। कोई भी फुल फ्लेज्ड वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि दूसरी जानिब
सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान की जानिब से गैर जिम्मेदाराना रुझानात तनाज़ात को हवा देने के साथ उनमें शिद्दत पैदा कर रहे हैं और यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा अब आलमी अमन कायम करने की सलाहियत खो चुका है। सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान या तो यूक्रेन में एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार हैं या ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाने के बजाय तनाज़ात की शिद्दत और नफ़रत फैला रहे हैं। सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान की गैर जानिबदारी और वो अपने मुल्क या हुकूमत के मफादात के लिए जो इक़दामात करते हैं उसने दुनिया को दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी इंसानी जंग के आगाज के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे दिलचस्प और हैरानकुन वीडियोस से महजूज होते रहें।